दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी थी और इन क्लासेस में हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली थी, इसका बेसिक्स पढ़ लिया था और लास्ट क्लास में हमने मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन चीज़ों को भी अच्छे समझ लिया था ना। इसके बाद में इसमें हमारी एक टर्म और बच जाती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जिसको अपन को आज कंप्लीट करना है और इसके बाद अपन एक चैप्टर के नए हिस्से पर आ जाएंगे जो थोड़ा हट के होगा पिछले वाले हिस्से से, है ना। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, अपना जो लास्ट बचा हुआ था इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं H2O2 का आयतन सामर्थ्य। ये आयतन सामर्थ्य क्या होता है H2O2 का, ये क्या है इसको अपन समझते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 एट NTP STP इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखना समझना, NTP या STP, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आपके पास जो H2O2 लिक्विड होता है वो कितनी O2 गैस रिलीज करता है, इसको उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो इसको अपन थोड़े से अच्छे तरीके से समझते हैं। ध्यान देना क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अपने पास होता है H2O2 एक्वस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ध्यान रखना, एक तो होता है H2O होता है जो नॉर्मल जल आप बोलते हो पानी, एक तो होता है H2O और एक होता है H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर आपने इसको खुला रखा तो इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि एक्वस है, इसका अगर आप खुला छोड़ते हो तो इसका डीकम्पोजिशन होता है और इसके डीकम्पोजिशन से बनता है H2O प्लस O2। H2O क्या है, पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और O2 क्या है, गैस, ऑक्सीजन गैस होगी जो गैसियस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर H2O2 अगर आपके पास है तो वो टूट के क्या बनाता है, डीकम्पोजिशन यानी कि विघटन। इसका विघटन होकर क्या बनेगा, पानी और ऑक्सीजन गैस। अगर अपन ध्यान दें तो आप इस अभिक्रिया को देखो तो इसमें ऑक्सीजन इस साइड में आपको एक नजर आ रही है, प्लस ऑक्सीजन गैस में दो, ये रही दो ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, तो ओवरऑल 3 ऑक्सीजन इधर है। लेकिन इस साइड आप देखो तो 2 ही ऑक्सीजन है, यानी अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, आप देख सकते हो। अब इस साइड में आपको 2 × 2 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इस साइड पे भी देख लो 2 × 2 4 हाइड्रोजन है। उधर आप देखो 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आप देखो 2 ऑक्सीजन इधर किसमें, H2O के अंदर है, और 2 ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन गैस के अंदर है, 4 है। मतलब अभी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया बन गई। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन की अभिक्रिया हमने संतुलित लिख दी है। अब इसमें अपन जरा सा ध्यान दें तो आपने जो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है ये कितने मोल है, ये आपके पास 2 मोल है। 2 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड से अगर इसका डीकम्पोजिशन होता है तो ऑक्सीजन गैस कितनी रिलीज होती है बेटा जी, इसमें ऑक्सीजन गैस 1 मोल रिलीज होती है। ओके, यानी 2 मोल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड कितने मोल ऑक्सीजन रिलीज करता है, 1 मोल ऑक्सीजन रिलीज करता है। इतना तो अपन समझ गए, यानी जितना H2O का मोल होगा उसका आधा मोल ऑक्सीजन निकलेगा। इतना समझ गए। नेक्स्ट आगे अपन समझते हैं, जैसे कहीं पर लिखा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। जैसे अपने को लिखा हुआ ऐसा मिलता है 10VH2O2 सॉल्यूशन, 10VH2O2 सॉल्यूशन। 10VH2O2 सॉल्यूशन अगर लिखा है अपने पास तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि आपके पास H2O2 का सॉल्यूशन है जो कि 10V है। 10V जो है, इसको पढ़ने का तरीका है कि जो आगे 10V लिखा है ये इसका आयतन सामर्थ्य यानी इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। इसका क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ या इसका आयतन सामर्थ्य है। तो 10VH2O2 लिखा होना इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 ml, कितना ml, 1 ml H2O2 लेते हो तो 1 ml H2O2 gives 10 ml of O2 गैस। मतलब आप अगर 1 ml H2O2 लेते हो, कितना ml, 1 ml, तो वो आपको ऑक्सीजन गैस कितनी देगा, 10 ml ऑक्सीजन गैस देगा। इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जहां पर आपको लिखा हुआ क्या मिलता है पैकेट के ऊपर, जो आप H2O2 लेके आते हो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है H2O2 सॉल्यूशन 10V। जो 10V लिखा है इसका मतलब क्या है कि 1 ml H2O2 10 ml
O2 गैस आपको देने वाला है। ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब क्या होता है बेसिकली कि आप जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ते हो बुक्स के अंदर, तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है मोलरिटी के साथ वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जो है जोड़ करके, कनेक्ट करके। तो मोलरिटी के साथ ये कैसे कनेक्ट है, तो मैं भी इसको कनेक्ट करके फॉर्मूला बना देता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूं, बाद में आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैं अगर मोलरिटी लिखना चाह रहा हूं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला है N1 यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में VmL। VmL मतलब सॉल्यूशन का आयतन ml में इनटू 1000। ये फॉर्मूला मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा दिया था, मोलरिटी का फॉर्मूला। तो ये मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैं इसके लिए लिखने वाला हूं। तो यहां पर मेरे को N1 की जरूरत होगी, N1। अब मेरे लिए N1 और VmL यानी कि सॉल्यूशन की जरूरत होगी। तो VmL मेरे पास कितना है, तो आप देखो मैंने H2O2 जो लिया सॉल्यूशन, ये कितना लिया? 1 ml। तो यहाँ पर VmL मेरे पास 1 ml है, यानी ये वाला मेरे पास 1 ml है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कि N1 क्या है एक्चुअल में। तो आप अगर ध्यान दो तो यहाँ समझने लायक बात है, जो N1 है वो सोल्यूट के मोल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर आप अगर इस अभिक्रिया में ध्यान दो तो अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वही रिलीज होकर के, वही टूट करके H2O और O2 बना रही है। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल होंगे वो टूटेंगे, इसके जो अणु होंगे वो टूटेंगे, टूट करके ऑक्सीजन और जल देंगे। अब उस जल के अंदर ऑक्सीजन के अणु मौजूद होंगे, यानी कि यहाँ पर जो N1 होगा एक्चुअल में ये हमारे पास होगा मोल ऑफ H2O2। H2O2 के कितने मोल आपके पास है ये होगा, लेकिन अपने को H2O2 के मोल निकालने नहीं आते हैं। तो अपन H2O2 के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन है ना क्या करेंगे, अपन को ये तो पता है H2O2 के मोल कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है कि H2O के जितने मोल होंगे ऑक्सीजन के मोल उसके आधे होंगे। देख सकते हो 2 मोल H2O2 1 मोल ऑक्सीजन देता है। मगर मतलब अपने पास अगर ऑक्सीजन के मोल आ जाए, ऑक्सीजन के मोल आ जाए, तो उस ऑक्सीजन के मोल को अपन 2 से गुणा कर ले, तो वही किसके मोल होंगे? H2O2 के, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल होंगे। तो यहाँ पर मोल ऑफ H2O2 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 इंटू मोल ऑफ O2 गैस। O2 गैस के मोल का दुगुना होगा, यानी मेरे पास O2 गैस के अगर मोल है और मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो वही मोल किसके? H2O2 के मोल है। अब O2 गैस के यानी ऑक्सीजन गैस के मोल कैसे निकालेंगे? तो ये तो लिखा मैंने 2, जो आगे का 2 लिखा होता है ये, लेकिन ऑक्सीजन गैस के मोल, अब देखना गैस के मोल निकालना मैंने दूसरी क्लास में सिखाया था कि अगर कोई गैस है और यहाँ पर जो गैस है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं रेड कलर से बताना चाहता हूँ, जो डेफिनेशन इसमें क्या है, एनटीपी एसटीपी, यानी कि नॉर्मली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आप देख रहे हो। तो एनटीपी और एसटीपी पर अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम देखते हो, गैस के मोल देखते हो, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला बन जाता है N बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, आपको सीधा याद रखना होता है इसको, एनटीपी एसटीपी के लिए मोल निकालना, जो कि मैं दूसरी क्लास में इसको मोल कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ओके, जिनको नहीं पता वो पीछे की क्लास में जाके इसको देख लेना एक बार। ओके, अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल निकालना चाह रहा हूँ, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपोन में 22.4 लीटर कर दूंगा। लेकिन अपने पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है देखते हैं। तो देखो अगर 10V अपन सॉल्यूशन लेते हैं तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम अपने पास कितना होगा? 10 ml। तो मेरे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 10 ml। अब अपोन में मैं 22.4 लीटर लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर तो मैंने ml में ले लिया और नीचे अगर मैं लीटर में लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो नीचे भी मैं क्या करूंगा, इसको ml की लीटर की बजाय ml में लिखूंगा। तो 22.4 लीटर है, इसको ml में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसको 1000 से गुणा कर लेंगे, ml बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 22.4 को आप 1000 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 22,400 ml। ओके, ये ml और ml से ml कट गया, तो फिर मोल आ गए आपके पास। तो ये मेरे पास N1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 इंटू 10 बटा 22,400। ओके, अब ये जो N1 की वैल्यू है, ये N1 की वैल्यू मैं इसके अंदर यहाँ पर रख दूंगा, और जो VmL है ये VmL में यहाँ से ऐसे रख दूंगा, तो आगे की कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी। तो VmL मेरे पास 1 ml है और N1 मेरे पास है 2 इंटू 10 बटा 22,400। तो ये वैल्यू इसमें मैं धर देता हूँ, तो M बराबर क्या हो जाएगा? ये N की जगह मैं कितना लिख दूंगा? 2 इंटू 10 बटा 22,400, ये रहा 22,400। ओके, और VmL की जगह मैं कितना रख दूंगा? 1 इंटू 1000 ऊपर का ऊपर रहा। अब अपन ध्यान देते हैं, तो ये इससे कट जाएगा 1000 से, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 22.4 आ जाएगा। आगे अपन इसको और काटे तो ये 2 के पाड़े से कटेगा एक बार, ये 2 के पाड़े से कटेगा तो आ जाएगा 11.2। तो इस चीज़ को मैं अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास है M बराबर 10 बटा 11.2। ये मेरे पास M का वैल्यू आ गया।
अब 10/11.2 है, अपन को पता है जो 10 है एक्चुअल में 10 क्या है, तो आप यहाँ पर देखो ये 10 यहाँ पर देखो क्या है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, यानी ये जो 10 है एक्चुअल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो m बराबर क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में VS लिख देता हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन में 11.2। तो मेरे को अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m यानी कि मोलरिटी इंटू 11.2। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला सीधा याद रखना है। मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल से इसको डेराइव करके समझाया आपको, बट आपको सीधा याद रखना है। ओके, तो आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, मोलरिटी इंटू 11.2। तो अब सीधा देखते हैं। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बराबर क्या होता है, मोलरिटी इनटू 11.2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये आता कैसे, ये हमने करके देख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे ये सारे यूनिट्स कंप्लीट हुए। अब एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक है अपना विलेयता, यानी कि सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब क्या होता है, तो देखो पहले तो अपन साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जो होती है वो क्या होता है, आप एक कांस्टेंट जो है कोई टेम्परेचर पर प्रेशर के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ले लो सोल्वेंट का, उस सोल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट घोलते जाओ। जब आप घोलोगे और सारा का सारा सोल्यूट घुल जाएगा, तो उसके बाद आप घोलने की कोशिश करते हो तो घुलता नहीं, बस वो सोल्यूट जितना घुलना था घुल गया। तो सोल्यूट जो घुल रहा है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी फिक्स अमाउंट सोल्वेंट के अंदर, तो उसको अपन उसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इज अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट एज वेल एज बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। सोल्यूबिलिटी को टेम्परेचर प्रेशर भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट भी इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सोल्वेंट यानी कि विलय और विलायक की प्रकृति भी इसको प्रभावित करती है, इसको तापमान भी प्रभावित करता है और इसको प्रेशर यानी कि दाब भी प्रभावित करता है। ओके, तो देखो ये तो परिभाषा बहुत ही भारी हो गई भैया जी, कुछ समझ में नहीं आया। एग्जाम के लिए आप लिख लेना, लिखने के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझाने के लिए देखते क्या है। ये देखो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक पानी लेके बैठा हूं। ये कितना पानी मेरे पास, तो मैंने बोला ना, जैसे डेफिनेशन बोल रही है, ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्वेंट की आपको स्पेसिफिक अमाउंट लेनी है, तो मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ अमाउंट। मैंने मान लिया मेरे पास 1 लीटर सोल्वेंट है। कितना है, 1 लीटर। मैंने इसका क्या कर दिया, इसका अमाउंट फिक्स कर दिया। तो 1 लीटर मेरे पास सोल्वेंट है। अगर मेरे पास सोल्वेंट 1 लीटर है, अमाउंट फिक्स हो गया, जरूर नहीं आप 1 लीटर हो, 1 लीटर H2O है, लेकिन जरूर नहीं आप 1 लीटर लो, आप 1 किलो H2O भी ले सकते हो, 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, बस आपको फिक्स अमाउंट लेना है। तो मैंने फिक्स अमाउंट लिया सोल्वेंट का, ये मेरा सोल्वेंट है। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं सोल्यूट डालता हूँ, एक्स सोल्यूट, कोई भी मेरे पास सोल्यूट है, मैं नहीं बता रहा, मैं लिख देता हूँ, बस एक्स सोल्यूट है मेरे पास, कोई एक्स सोल्यूट। इस एक्स सोल्यूट को मैं इसके अंदर डालता हूँ। अब एक्स सोल्यूट में कितना डाल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा इसका जो मैं डालूंगा। मान लेता हूँ मैं 10 ग्राम डाल रहा हूँ। कितना डाल रहा हूँ, 10 ग्राम। तो मैंने इसके अंदर 10 ग्राम डाला, तो 10 ग्राम बताने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे एक गोला बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्राम मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया। अच्छा, इस सोल्वेंट के अंदर मैं जो सोल्यूट डालता हूँ, ये 10 ग्राम सोल्यूट ही इसके अंदर घुलता है, 10 से ज़्यादा इसके अंदर घुलता नहीं है। मतलब ये इसकी सोल्यूबिलिटी है कि आप किसी फिक्स अमाउंट के सोल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट घोल सकते हो, वो डिजोल्व हो जाता है, इसको सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो इस सोल्वेंट की सोल्यूबिलिटी कितनी है कि ये मैक्सिमम 10 ग्राम ही घुल सकता है। ओके, सोल्यूबिलिटी जो होता है ये सोल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है और सोल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये कोई एक्स सोल्यूट है, ये बस 10 ग्राम ही पानी के अंदर घुल सकता है। मान लो कोई वाई सोल्यूट होता, जेड सोल्यूट होता, तो ये ज़्यादा घुल सकता था, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाला सिर्फ 10 ग्राम ही घुल सकता है। अब अपन ध्यान देते हैं कि 10 ग्राम से आप 11 ग्राम घोलने की कोशिश करोगे तो वो मान लो इसके अंदर नहीं घुल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखो, मेरे पास एक पानी का 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी में नमक घोल रहा हूं, तो एक फिक्स अमाउंट होगी नमक की जो घुल जाएगी। इसके बाद में नमक घोलना चाहूंगा तो नमक इसके अंदर नहीं घुलेगा, फिक्स अमाउंट तक ही घुलेगा, तो ये घुलना है ना, ये सोल्यूबिलिटी है। तो इसी तरह जैसे नमक बोला, ऐसे मेरे पास कोई एक्स सोल्यूट यानी कि विलय है नमक के जैसे, या कुछ और होगा जिसको मैं घोल रहा हूं, तो वो 10 ग्राम तो घुल रहा है, 10 से ज्यादा नहीं घुल रहा है। तो जहां पर जितना अमाउंट उसमें घुल सकता है, ये एक सोल्यूशन बन गया। इस सोल्यूशन को मैं बोलूंगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है संतृप्त विलयन।
मतलब आप सॉल्यूशन के अंदर जितना घुल सकता था उतना घोल दो, तो उस सॉल्यूशन को अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, हिंदी में कहेंगे संतृप्त विलयन। तो एक संतृप्त विलयन है, यानी 1 लीटर पानी अपने अंदर एक्स सॉल्यूट को 10 ग्राम ही घोल सकता है। मान लो मैं क्या करता, मैं था ना थोड़ा सा ये करता कि मैं इसके अंदर 10 ग्राम नहीं डालता, बल्कि मान लो मैं इसके अंदर कितना डालता, इसके अंदर 5 ग्राम ही डालता। तो मैंने फिर से क्या किया, ये बीकर लिया, ये 1 लीटर अपने पास 1 लीटर पानी था, इस 1 लीटर पानी में मैं वही एक्स सॉल्यूट डाल रहा हूँ, वही एक्स सॉल्यूट डाल रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, वो एक्स सॉल्यूट में 10 ग्राम ना डाल करके मान लो 5 ग्राम ही डाल रहा हूँ। कितना ग्राम डाल रहा हूँ, 5। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5। ओके, ये क्या है, 5 ग्राम सॉल्यूट, और यहाँ पर कितना है, ये 10 ग्राम सॉल्यूट है। अगर मैंने 5 ग्राम डाला तो इस सॉल्वेंट के अंदर ये एक्स सॉल्यूट कितना घुल सकता था, ये तो 10 तक घुल सकता था, और मैंने कितना डाला, 5 ही डाला। मतलब अभी भी और संभावना है कि मैं और सॉल्यूट डालूंगा तो और सॉल्यूट घुलेगा। तो यहाँ पर आपने अगर जितना घुल सकता है उससे कम डाल रखा है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या हिंदी में कहेंगे इसको क्या कहते हैं इसको, असंतृप्त विलयन। एक तो क्या संतृप्त विलयन कि जितना इसके अंदर घुल सकता है उतना डाल दो, वो घुल जाएगा, उसको संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन जितना घुल सकता है उससे भी कम डाला आपने तो अभी संभावना है कि आप और डालोगे और घुलेगा, तो इसको असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो बताने जा रहा हूं वो और भी मजेदार है। देखना मैं क्या करता हूं, मेरे को पता चला कि 10 ग्राम ही घोल रहा था, लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। इस बार मैं फिर से एक्स सॉल्यूट डालता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 5 ग्राम डाला ना, फिर से मैं एक्स सॉल्यूट डालता हूँ। ये एक्स सॉल्यूट जो मैं इस बार डाल रहा हूँ, एक्स सॉल्यूट पहले मैं 10 ग्राम डाल रहा था ना, अब मैं ये 15 ग्राम डालता हूँ। कितना ग्राम, 15 ग्राम। तो इसके अंदर मैंने 15 ग्राम एक्स सॉल्यूट डाला। सोलवेंट अभी मेरे पास 1 लीटर ही है, 1 लीटर सोलवेंट के अंदर मैं 15 ग्राम सॉल्यूट डालता हूँ। लेकिन दुनिया जानती है, आप भी जानते हो क्या, कितना घुल सकता है इसके अंदर, इसके अंदर तो 10 ग्राम ही घुल सकता है। तो 10 ग्राम में तो भैया जी ये 1 ग्राम, दूसरा ग्राम, तीसरा ग्राम, चौथा ग्राम, 5वां ग्राम, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसा 10 ग्राम है ना। मैं समझाने के लिए फिक्स डॉट ही बना रहा हूँ ये, तो ये 10 ग्राम है। अब देखो 10 ग्राम तो घुल जाएगा, लेकिन जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि आपने टोटल 15 डाला, इसकी कैपेसिटी 10 को घुलने की है, तो 5 ग्राम बच जाएगा। तो ये 5 ग्राम को मैं काला काला कर देता हूँ, वो पेंदे में बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर जो होगा ये 5 ग्राम जो होगा ये अनडिजोल्व रहेगा। अनडिजोल्व मतलब ये घुलेगा नहीं। लेकिन जो 10 ग्राम होगा ये 10 ग्राम क्या हो जाएगा, डिजोल्व, ये 10 ग्राम घुल जाएगा। तो 5 ग्राम तो घुलेगा नहीं और 10 ग्राम घुल जाएगा। तो दुनिया समझेगी कि भैया जी आपने अनसैचुरेटेड पढ़ाया, फिर आपने सैचुरेटेड पढ़ाया, तो पक्की बात है ये अगला वाला सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त विलयन होगा। यहाँ पर गलती मत कर देना। अब जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया ना, मैं पूछूँ ये कौन सा है, ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, तो ये अभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओ माय गॉड, ये कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन क्यों है, जबकि हिसाब से तो आपके अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए, ये सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त विलयन होना चाहिए, क्योंकि जितना घुल सकता है उससे ज़्यादा डाल दिया। तो ध्यान देना यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इसमें घुल कितना सकता है, कैपेसिटी कितनी है, 10 ग्राम घुलने की, और आप ध्यान दो तो अभी भी घुला हुआ कितना है, 10 ग्राम ही है। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, यहाँ पर एक साम्यावस्था आ जाती है। आपको लग रहा है कि 5 ग्राम पेंदे में बैठ गया है और बचा हुआ 10 ग्राम इसके अंदर घुला हुआ है, तो 10 ग्राम घुला हुआ पेंदे में बैठा, ऐसा नहीं है। हकीकत में क्या होता है कि जो पेंदे वाला है वो वापस से डिजोल्व फेज में जाता है, वो डिजोल्व होता है, और जो डिजोल्व हो चुका है वो वापस से आकर के सस्पेंशन में आ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो घुला हुआ हिस्सा है, ये घुला हुआ हिस्सा इसमें चेंज हो जाता है बिना घुले में, और बिना घुला हुआ हिस्सा घुले हुए में चेंज हो जाता है। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मेरी क्लास चल रही है और मेरी क्लास में बेंच इतनी लगी हुई है कि मैं 50 बच्चों को बिठा सकता हूँ। तो मैंने अपनी क्लास में 50 बच्चों को बिठा रखा है और उनको बिठा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्लास के अंदर मान लो 10 बच्चे और आ गए। अब मेरे पास उनको बिठाने की व्यवस्था नहीं है क्लास में, क्योंकि मेरी क्लास में बेंचेस जो है 50 बच्चों के लिए है। तो जो 10 एक्स्ट्रा है उनको मैं क्या करूँगा, पढ़ाना तो उनको भी है, और मैं 2 क्लासें ले नहीं सकता। तो एक क्लास के लिए फिर क्या करूँगा कि जो अगर बेंचें लगी हुई तो साइड में खाली जगह भी होगी, तो मैं उन बच्चों को दरी बिछा के बोल दूंगा कि तू नीचे बैठ जा। तो जो 10 बच्चे आएंगे वो 10 बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, और जो 50 बच्चे वो अभी भी ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, तो पढ़ रहे 50 बच्चे और 10 बच्चे नीचे बैठे हैं। तो जो 10 बच्चे हैं ना वो वही अपना 5 ग्राम सोल्यूट है जो अनडिजोल्व है, और जो
50 बच्चे हैं ना, वो वही मेरा क्या है, वो वही मेरा जो है डिजोल्व वाला पार्ट, यानी कि 10 ग्राम सोल्यूट वाला। आप इसको कंपेयर कर सकते हो इससे। अब ध्यान देना, जो बच्चे बैठे हैं, हकीकत में मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे शांत बैठे हैं, लेकिन बच्चे बहुत शैतान हैं। इनके जो 50 ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो इनके दोस्त ही है, इनके क्लासमेट है, इनके जिगरी है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं ए भाई तू उतर, मेरे को ऊपर बैठने दे। तो बोलेगा नहीं मेरी जगह, मैं जल्दी आया था। तो दूसरा बोलेगा ना तू जल्दी आया था, लेकिन अपनी दोस्ती भी तो है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए तू बैठ, उसके बाद में उठ जाना वापस, तो उधर थोड़ी देर मेरे को बेंच पे बैठने दे। तो जो 10 बच्चे होंगे, उन 10 बच्चों में से कुछ बच्चे ऊपर की बेंच पे जाके बैठ जाएंगे, और जब वो ऊपर की बेंच पे बैठेंगे तो उनमें से कुछ बच्चे उतर के वापस से कहाँ बैठ जाएंगे, दरी पर बैठ जाएंगे। ये होती है दोस्ती। ओके, तो दोस्ती ऐसी अपनी यारी ऐसा दोस्ताना है ना, ऊपर से नीचे जाते रह रहे हैं। ये है एक इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया कि नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है। सेम इक्विलिब्रियम इसके अंदर भी होता है। ओके, लेकिन ये इक्विलिब्रियम लगातार चल रहा है, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि आपके पास जो इस जगह पर अपन देखें तो अपने पास एक्स की जो है अमाउंट अनडिजोल्व है, कुछ अनडिजोल्व है, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स अमान कुछ अनडिजोल्व है, अनडिजोल्व, और कुछ एक्स जो है अपने पास डिजोल्व है, डिजोल्व है। तो एक्स अनडिजोल्व जो होता है वो डिजोल्व में चेंज होता रहता है, और डिजोल्व अनडिजोल्व में चेंज हो जाता रहता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो होता है गतिक साम्यावस्था आ जाती है। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। अब अपन देखते हैं, तो भैया जी ये तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना, क्योंकि कैपेसिटी कितनी थी क्लास की, 50 बच्चों की थी, और अभी भी बेंच पे कितने बैठे हुए हैं, 50 ही बैठे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 10 ग्राम घुलने की, अभी घुला हुआ कितना है, 10 ग्राम ही घुला हुआ है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सारा काम एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर कर रहा हूं, जिसका टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूं, अच्छे से कर रहा हूं। ओके, आगे मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने मेरी क्लास के अंदर बच्चों कितने बिठा रखे थे, 50 बेंच के ऊपर थे और 10 नीचे बिठा रखे थे। लेकिन जो क्लास का मालिक होगा, जो कोचिंग का डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर साहब होंगे, वो आएंगे और आकर के देखेंगे कि कोचिंग में बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, तो मेरे ऊपर जो है फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चों को नीचे कैसे बिठा रखा है। तो जैसे ही डायरेक्टर साहब आएंगे, बच्चे डर जाएंगे, और बच्चे डर के फौरन कहाँ पर चले जाएंगे, बेंचेस के ऊपर साट हो जाएंगे। और जैसे ही गेट खोल करके अंदर देखेंगे तो नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ, सारे फटाफट कहाँ पर आ गए, सारे फटाफट ऊपर आ गए, और ऊपर आकर के सारे फंस के थोड़ा सा उधर खिसक जाए, मेरे को भी जगह दे दे, और ऐसे करके 10 बच्चे उन 50 बच्चों के साथ सेट हो जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। जब ये 50 बच्चों के साथ 10 बच्चे और बैठ गए, कैपेसिटी कितने की थी, 50 की थी, लेकिन धक्का मुक्की करके 10 बच्चे और फंसा दिए। ओके, कब हुआ ऐसा, ये 10 बच्चे कब बैठ पाए, जब डायरेक्टर साहब बाहर से क्लास के अंदर आए। तो जब डायरेक्टर साहब बाहर से क्लास के अंदर आए तो उनकी प्रेजेंस के कारण ऐसा हुआ, यानी कौन कौन बाहरी फैक्टर अफेक्ट करा। इसी तरह से मेरे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये जो मैं काम कर रहा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, इसको उन्ना करता हूँ, गर्म करता हूँ, ताता करता हूँ। तो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करके मैंने मान लो इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना कर दिया, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। 60 डिग्री जब टेम्परेचर कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हिस्सा अनडिजोल्व होता है, जो 5 ग्राम मेरा अनडिजोल्व है, वो भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व, और 15 का 15 डिजोल्व, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 15 ग्राम, मेरा 15 ग्राम सोल्यूट क्या हो गया, डिजोल्व हो गया 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर की कैपेसिटी कितने की थी, 1 लीटर जो था वो मैक्सिमम अपने अंदर 10 ग्राम ही सोल्यूट एक्स को, यहां पर 10 ग्राम सोल्यूट एक्स को ही ये क्या कर सकता था, ये डिजोल्व कर सकता था। लेकिन यहां पर इसने 15 ग्राम सोल्यूट को डिजोल्व कर लिया। अब इसने 15 ग्राम सोल्यूट को डिजोल्व कैसे किया होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसने इसको डिजोल्व किया। तो कैपेसिटी 10 की थी कैपेसिटी, घोला कितनों को, 15 को घोला, यानी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लिया। इसको अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। तो ये अपने पास एक अति संतृप्त विलयन आया। लेकिन ये अति संतृप्त विलयन कब आया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेरा जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब मेरे क्लास के अंदर 60 बच्चे बेंचों के ऊपर बैठे थे, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर साहब वहां पर प्रेजेंट थे। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद डायरेक्टर साहब चले जाएंगे और उनकी गाड़ी की आवाज आएगी, हाँ सर गए। अब सर गए तो जो 10 बच्चे होंगे वो धक्का मुक्की करेंगे, और एक घमासान युद्ध के दौरान 10 बच्चे वापस से नीचे फेंक दिए जाएंगे। ऊपर अभी 50 बच्चे और नीचे वापस से 10 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि अब कोई देखने वाला नहीं है। तो इसी तरह से बाहरी फैक्टर गया
तो मेरा जो है वापस से पहले वाली स्टेज आ जाएगी। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था तो ये काम हुआ था कि मेरे 15 के 15 ग्राम जो सॉल्यूट थे वो घुल गए थे। अब मैं फिर से अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो ध्यान देना, टेम्परेचर कम करने पर वापस से वही वाली फेज आ जाएगी। टेम्परेचर कम करने पर वापस से 5 ग्राम जो होगा ना वो पेंदे में बैठ जाएगा और 10 ग्राम में मेरा डिजोल्व रहेगा। ये थी पूरी कहानी सोल्यूबिलिटी की। उम्मीद करता हूं आपको सोल्यूबिलिटी समझ में आ गई होगी। अनसैचुरेटेड क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितना घुल सकता है उससे भी कम घुला हुआ है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? जितना घुल सकता है उतना घुला हुआ है, सैचुरेटेड। उसके बाद में सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? जितना घुल सकता है उससे ज्यादा घोल रखा है, टेम्परेचर या कोई और फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वजह से, तब ये सुपर सैचुरेटेड है। ओके, संतृप्त, अल्प संतृप्त और अति संतृप्त विलयन हो गया। ओके, ये हो गई भैया जी आपके सोल्यूबिलिटी की बातें। और थोड़ी बातें करते हैं, कुछ और बातें। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर किसी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, किसी द्रव के अंदर ठोस की विलयता, हिंदी में क्या कहेंगे? द्रवों में ठोसों की विलयता, द्रवों में ठोसों की विलयता हिंदी में कहेंगे। ये क्या चीज़ है इसको अपन समझते हैं। देखो क्या होता है, जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को डालते हो, सोल्यूट के अंदर सोलवेंट को डालते हो तो वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। कोई किसी में डिजोल्व क्यों होगा, घुलेगा क्यों? तो ये होता है लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, समान को घोलता है। तो इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं ना, अगर वो सेम नेचर के बॉन्ड बन रहे होंगे तब जाकर के घुलने गोलने का काम हो जाएगा। अब अपन ध्यान देते हैं कि कोई भी किसी के अंदर घुलता है तो कुछ ना कुछ केमिकल मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन इनके अंदर हुआ होगा तब जाके वो उसमें घुल रहा है। ओके, अगर कोई पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट घुल जाएगा, और कोई नॉन पोलर है तो उसके अंदर नॉन पोलर घुल जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो, आप केरोसिन के अंदर जो है आप नमक नहीं घोल सकते, अगर घोल दिया तो उतना नहीं घुलेगा जितना पानी में घुल रहा है। क्यों? क्योंकि H2O कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, और NaCl भी कैसा है? इसमें भी कुछ ना कुछ पोलरिटी होती है, प्लस और माइनस की, तो ये पोलर में घुल गया। लेकिन आप NaCl को पेट्रोल के अंदर उतना अच्छे से नहीं घोल पाओगे जितना अच्छे से आप इसको पानी के अंदर घोल लेते हैं। यानी किसी सॉलिड को आप लिक्विड में घोल रहे हो तो सॉलिड को लिक्विड में घोलना किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पर सोलवेंट का नेचर कैसा है प्लस सोल्यूट का नेचर कैसा है, दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब सॉल्वेंट के अंदर यानी कि विलायक के अंदर विलय को सोल्यूट को घोला जाता है तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, यहाँ पर एक साम्यावस्था आ जाती है। जिस साम्यावस्था को मैंने ऐसे लिखा है, सोल्यूट है, जैसे आप सोच सकते हो नमक है, उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया, नमक पानी का घोल मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। ओके, लेकिन आपको लग रहा है ये घोल मिला है, लेकिन हकीकत में क्या होता है इसमें, अगर आप जैसे नमक बढ़ाते जाते हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी जो सोल्यूबिलिटी बताई थी ना, उसका तीसरा जो स्टेप था उसमें आपने देखा था कि 1 लीटर के अंदर मैंने 15 ग्राम डाल दिया था तो 10 ग्राम तो घुल गया था, 5 ग्राम बचा हुआ था, वो 5 ग्राम कन्वर्ट होकर के उस 10 के अंदर जा रहा था, 10 वाला कन्वर्ट होकर इसके अंदर आता है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया था। तो वो इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं, वापिस सोल्यूट सॉल्वेंट जुड़ के सॉल्यूशन बनाते हैं, ये इक्विलिब्रियम सेट होता है। तो सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला, तो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला, जैसे नमक में पानी में आपने नमक डाला तो घुल जाएगा, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं विलायकन। क्या कहते हैं? विलायकन। इसी तरह से क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग होना, इसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो ये क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण होता है, तो ये दोनों तरफ चल रहा है। अब ध्यान देना, अपन को बात करनी है डिसोल्यूशन की, क्रिस्टलाइजेशन की अपन को यहाँ पर बात नहीं करनी है, डिसोल्यूशन की बात करेंगे। तो डिसोल्यूशन जो होता है ये प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या ये एंडोथर्मिक हो सकती है। देखो हिंदी में कहेंगे उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक को कहेंगे उष्माक्षेपी और एंडोथर्मिक को कहेंगे उष्माशोषी। तो डिसोल्यूशन यानी कि विलायकन हो रहा है, ये उष्माक्षेपी भी हो सकता है, उष्माशोषी भी हो सकता है। समझना क्या है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनको संपन्न होने के लिए आपको उष्मा देनी पड़ती है बाहर से, जिसमें आप बाहर से हीट देते हो, उष्मा देते हो, उसको बोलते हैं उष्माशोषी। और कुछ ऐसे होते हैं जिन प्रक्रमों के पूरे होने के दौरान उनमें से उष्मा निकलती है, उनमें से हीट निकलती है, तो जिनमें से हीट निकल रही है उनको बोलते हैं उष्माक्षेपी। ओके, इंग्लिश में कहेंगे एक्सोथर्मिक। अब आप ध्यान दो, तो आपने कभी पानी के अंदर चूना घोला होगा। ओके, घरों के अंदर गांवों में आप देखते हो आरास जिसको बोला जाता है ना, पुताई करने के लिए काम में लेते दिवाली पर। ओके, तो वहां पर आप उनको देखते हो आरास वगैरह इनको, तो ये पानी में जैसे डालते हैं ना, तो जिस पानी में मटके में डालते हैं ना, मटका गर्म हो जाता है, उसके अंदर से अजीब व गरीब आवाजें भी सुनाई देती है, आपने ध्यान दिया हो कभी तो, है ना, तो उसमें से साउंड सुनाई देता है आपको और वो गर्म हो जाता है। तो हुआ क्या, उस चूने को पानी में घुलने के लिए हीट रिलीज करनी पड़ी, यानी उसके अंदर से हीट निकलेगी तब जाके वो पानी में घुलेगा। तो चूने का पानी में घुलना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर आपका सॉल्यूट घुल रहा है, इसमें से हीट निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक
किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या कर दो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, तो इसका जो डिसोल्यूशन होगा, जो इसका विलायकन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप समझ सकते हो कि पानी के अंदर आपने चूना डाला, आरास डाला, तो जैसे डाला तो ये पानी गर्म हो जाता है, तो आरास को, ये चूने को घुलने के लिए अपने अंदर से हीट निकालनी पड़ी। अब आप इसे क्या करो, इसको चूल्हे पे रख के गर्म करो, और तो पहले से तो इसको घुलने के लिए हीट निकालनी पड़ रही थी, और आप ऊपर से और इसको हीट दे रहे हो, तो ये घुलना ज़्यादा करेगा, ये घुलना और कम कर देगा, ये घुलना कम कर देगा। यानी कि अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका डिसोल्यूशन घट जाता है, उसका डिसोल्यूशन यानी कि विलायकन, इसका डिसोल्यूशन घट जाता है, इसका विलायकन घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि डिसोल्यूशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसको एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसको कंप्लीट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है, तो उसको एंडोथर्मिक कहेंगे। जैसे मान लो आपने कभी न कभी घर पे चाशनी बनाई होगी, तो आप पानी के अंदर शक्कर को घोलते हो, एक लिमिट तक शक्कर घुलती है, लेकिन उसके बाद वो शक्कर नहीं घुलती है, तो आप इसको गर्म करते हो, तो आप इसको गर्म करोगे तो वो शक्कर घुल जाएगी। तो इसको गर्म करने पर अगर शक्कर घुल रही है तो इसका मतलब इसको हीट आप दे रहे हो, आप जिसको हीट दे रहे हो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो उसमें सोचिए। तो यहां पर आपने हीट दी, आप जैसे जैसे हीट देते जाओगे शक्कर अच्छे से घुलती जाएगी। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो बताओ डिसोल्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो इसमें डिसोल्यूशन क्या हो रहा है, इसमें डिसोल्यूशन बढ़ रहा है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के अंदर आपको क्या कंसेप्ट देखना है कि डिसोल्यूशन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोल्यूशन घटता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोल्यूशन बढ़ता है। ये जो मैंने सब कुछ समझाया ये आपको लिखित रूप में पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ऐप को ज्वाइन करके और वहां पर जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको मैसेज करना है कि आप 12th क्लास में हो तो अपना नाम, क्लास 12th और जो आपका बोर्ड है सीबीएसई आरबीएसई वो आपको लिखना है। तो इस दौरान क्या हो जाएगा कि हमको पता चल जाएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, आप उसके बाद उस बैच में जाकर के अपनी पीडीएफ जो टॉपिक चल रहे हैं उनकी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, प्लस आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, या कभी हमारी लाइव क्लास होगी तो उस ऐप के अंदर हमारी लाइव क्लास भी हो जाएगी। ओके, हाँ जी, अगला टॉपिक देखते हैं आगे क्या करना है। देखो हमने क्या किया, ये जो टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर हमने पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड घुल रहा है। अब अपन क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर गैस घोलेंगे। ओके, लिक्विड के अंदर गैस घोलते हैं। अच्छा एक और बात बता दो, ये तो मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट बताना चाहूँ तो यहाँ पर प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सॉलिड जो होते हैं ना इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लिक्विड में सॉलिड घोल रहे हो तो आप प्रेशर बढ़ाओ घटाओ उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे द्रवों में गैसों की विलयता, द्रव के अंदर गैसों की विलयता क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखो द्रवों में गैसों की विलयता को इससे पहले आपने द्रवों में ठोसों की विलयता पढ़ी थी, तो उसको तापमान प्रभावित कर रहा था, लेकिन उसको जो है तापमान के अलावा प्रेशर यानी कि दाब उसको प्रभावित नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप गैसों की द्रव में विलयता देखते हो तो गैसों की द्रवों में गैसों की विलयता, ये भी सही लिखा है, द्रवों में गैसों की विलयता देखते हो तो वो तापमान से भी प्रभावित होती है और वो दाब से भी प्रभावित होती है। ओके, क्या है कंसेप्ट इसको समझते हैं। बहुत सारी गैस ऐसी होती है जो सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से घुल जाती है और बहुत सारी गैसेस ऐसी होती है जो सॉल्वेंट में अच्छे से नहीं घुलती है। जैसे आप देखना यहाँ पर, आप देखो आपने ये देखा होगा कभी न कभी कोका कोला, पेप्सी, अरे मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है। तो जो चीज़ आपको डायग्राम में नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर आपने गैस निकलती हुई देखी, मतलब इसके अंदर कौन कौन गैस है जिसको हमने लिक्विड के अंदर घोल रखा है। लेकिन बहुत सारी गैसेस ऐसी होती है जो लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट के अंदर घुलती नहीं। जैसे आप देख सकते हो, मान लो मैंने ऑक्सीजन को पानी में डाल दिया तो ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व नहीं होगी, N2 को डाल दिया तो वो डिजोल्व नहीं होगी, लेकिन मैंने मान लो अमोनिया को डाल दिया तो पानी में डिजोल्व हो जाएगी। तो बहुत सारी गैसेस पानी में डिजोल्व होती है, सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है, बहुत सारी गैसेस सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होती है। ये मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। अब इफेक्ट आप सोल्युबिलिटी को समझ गए कि आप लिक्विड में गैसेस को घोल रहे हो। अब इस सोल्युबिलिटी को टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है इसको अपन समझते हैं। देखो ध्यान से, आप क्या करना, आप एक बोतल लेना, ये वाली जो भी आपको दिखाई दे रही है, इस बोतल को आप मार्केट से खरीदोगे, ये वाली बोतल को, जो कि हो सकता है किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ये। तो इस बोतल को आप मार्केट से खरीदोगे, तो मार्केट से इस बोतल को खरीदने के बाद आप जब खरीदोगे तो आप कौन सी बोतल लेना पसंद करोगे, जो ठंडी हो वो या जो गर्म हो वो। तो आप ऐसी बोतल लोगे जो ठंडी होगी वो। ओके, तो टेम्परेचर उसका क्या है, कम है, टेम्परेचर कम है। ओके, आप ऐसी बोतल लोगे जिसका टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही आप बोतल को खोलोगे उसको पियोगे, उसके बाद आपको एक डकार सी आएगी जो कभी कभी नाक के जरिए भी बाहर निकल जाती है, गैस वगैरह। तो हुआ क्या था,
उस बोतल का टेम्परेचर कम था ना, तो उसके अंदर जो गैस मिक्स की गई थी वो उसके अंदर डिजोल्व हो गई थी, और जैसे आपने पिया आपके अंदर गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो आपकी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई, गैस की कम हो गई, और वापस वो गैसियस फॉर्म में आई और फिर बाहर निकलने की उसने कोशिश की। ये हुआ, मतलब गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी प्रेशर तो होना चाहिए ज़्यादा, प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर दाब, प्रेशर तो होता है ज़्यादा और टेम्परेचर होता है कम, तब इनकी सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी होती है इनकी ज़्यादा, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो गैसों की द्रव में विलयता कब ज़्यादा होती है? कम तापमान, निम्न तापमान, उच्च दाब पर होती है। तो आप इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल से याद रख सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, ठंडे तापमान पर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पर उसके अंदर जो गैस होगी वो अच्छे से घुल जाएगी, प्लस वो जो बोतल होती है ना, वो जब उसको बनाया जाएगा, पैक किया जाएगा, तो उसके अंदर वो गैस हाई प्रेशर पर डाली जाएगी। मान लो बिना प्रेशर के गैस डाल देंगे तो गैस उसके अंदर पहुंचेगी नहीं, वो बाहर निकल जाएगी, घुलेगी नहीं। ओके, तो इसका मतलब प्रेशर तो होना चाहिए ज़्यादा सोल्युबिलिटी के लिए गैसों की, और टेम्परेचर होना चाहिए कम, तब इनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आगे कुछ और बातें करते हैं। आगे अपन देखते हैं हेनरीज लॉ। देखो गैसों के अंदर, गैसों की द्रव में विलयता, यानी कि लिक्विड के अंदर किसी गैस की सोल्युबिलिटी के लिए एक लॉ दिया जाता है जिसको अपन हेनरी का लॉ कहते हैं। ओके, तो इसकी दो डेफिनेशन बताता हूं मैं पहले, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करता हूं। पहली वाला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। दूसरा वाला क्या है? दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? ये काला, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? दूसरी डेफिनेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स इन द सॉल्यूशन। ये कॉमन है, आपको ये वाली याद रखनी है। अब इसको समझाता हूँ क्या है। देखना, आपने कभी न कभी ये वाली बोतल जरूर देखी होगी। ये कौन सी वाली? ये वाली बोतल, यानी नॉर्मल पानी की बोतल है। अगर आपने कभी नॉर्मल पानी की बोतल को नोटिस किया हो तो आपको उस पैक बोतल, बंद बोतल के अंदर आपको इस तरह से भाप दिखाई दी होगी या पानी की कुछ वेपर्स दिखाई, बूंदे दिखाई दी होगी इस तरह से ना। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि जब भी कोई पानी की बोतल होती है या कोई भी सोलवेंट होता है, विलायक होता है, द्रव होता है, इसको आप पैक कर देते हो, यहाँ से सील पैक कर दिया और इसके अंदर आपने कोई लिक्विड डाला, इसके अंदर आपने कोई लिक्विड डाला, तो ये क्या करता है लिक्विड? ये लिक्विड जो होता है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, उस टेम्परेचर को ग्रहण करके इसके जो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में जो अणु होते हैं वो गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मान लो पानी की बोतल है तो इसके जो पानी के अणु होंगे वो गैसीय अवस्था में चले जाएंगे, और जब गैसीय अवस्था में जाकर के बाहर निकलना चाहेंगे तो बोतल बंद है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो यहाँ पर टकराते हैं, यहाँ पर टकराते हैं और टकरा करके फिर यहीं पर जो है संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और यहीं पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको बोतल जो दिखाई दे रही है इसमें पानी की बूंदें आपको ऐसे नजर आ रही है, ऐसा हो गया। अब अपन चीज को समझते हैं कि इसका मतलब अगर मैंने प्योर पानी ले रखा है तो वो अगर पानी बोतल के अंदर मेरे को लिक्विड नजर आ रहा है और ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा है, उसमें भी उस पानी के अणु है जो कि गैसीय अवस्था में है। आगे बात समझ में? ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पानी के अंदर मान लो कुछ और गैस डाल दी है मैंने ना, जैसे भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बता रहा था तो कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन गैस मिली होती है, तो इस तरह से मैंने उसी सॉल्वेंट के अंदर कोई और गैस भी डाल दी, तो जो गैस होगी वो गैस भी क्या करेगी, वो अपनी गैसियस फेज में जाना चाहेगी। अब गैसियस फेज में जाएगी तो गैस के अंदर, अब मान लो ये बोतल है मेरे पास, ये कहाँ गई, अब मान लो मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल के अंदर एक सॉल्वेंट है और एक मैंने गैस इसके अंदर घोल दिए, ये सॉल्वेंट होगा। तो जैसे मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ये ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स होंगे ब्लैक डॉट 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 बता दिए, इसका मतलब ये इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है जो गैसेस फॉर्म है। इसके अंदर मैंने अलग से कोई गैस डिजोल्व की है, तो ये मैंने अलग से डिजोल्व की, तो उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इसके अंदर होंगे और कुछ पार्टिकल्स इसके यहाँ पर होंगे, इसके अंदर घुले होंगे यहाँ पर। ओके, तो गैस के जो मैंने इसके अंदर डिजोल्व की इस तरह से होगा, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा, इस वेपर की वजह से एक प्रेशर होता है, बोतल के अंदर भी प्रेशर होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा बोतल पे के ऊपर से, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, तो इसका टोटल वो प्रेशर, इसका टोटल प्रेशर कहलाएगा। इस टोटल प्रेशर के अंदर जो मैंने रेड कलर से बताई है एक्चुअल में ये वो गैस है, तो इस गैस के प्रेशर का कुछ योगदान है और कुछ सॉल्वेंट के प्रेशर, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का योगदान है, तो मतलब दोनों के मिलने जुलने से टोटल प्रेशर आ रहा है। अपन टोटल की बात ना करके किसी एक की बात करते हैं तो उसका टोटल प्रेशर में जो योगदान होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, या इसको आंशिक दाब कहते हैं, हिंदी में आंशिक दाब कहते हैं। तो कुल दाब में गैस का जितना हिस्सा, जितनी उसकी भागीदारी होती है उसको आंशिक दाब कहते हैं। तो इस आंशिक दाब के कंसेप्ट से अपन समझ सकते हैं कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर यानी किसी गैस का आंशिक दाब, पार्शियल पेपर इन गैसियस वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये पार्शियल प्रेशर जो होता है यहाँ पर, जिसको मैं P से लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर इस सॉल्वेंट के अंदर इस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ओके, आप सोचोगे सर यहाँ पर इसका क्या रोल है X का,
समझना एक्स क्या है, ये एक्स है मोल फ्रैक्शन, जिसको मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, खुद के मोल बटा हुआ टोटल मोल। तो खुद के मोल बटा टोटल मोल यहाँ पर अपन देखेंगे, तो यहाँ पर गैस के कितने मोल है बटा हुआ टोटल मोल। ओके, गैस के कम मोल होंगे तो कम मोल वेपर फेज में जाएंगे, तो उसका प्रेशर कम आएगा, और अगर इसके ज़्यादा मोल यहाँ पर होंगे तो ज़्यादा वेपर फेज में जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। मतलब कहीं कहीं इसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना ये, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये हेनरी भाई साहब ने क्या बोला कि इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। अब ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन आपका किस फेज में लेना है, ये तो लेना है सॉल्वेंट के अंदर। ओके, और पार्शियल प्रेशर कहाँ पर आ रहा है कि वो वेपर फेज में उसका पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है। ओके, तो आप इस प्रोपोर्शनल को हटाते हो, तो प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो बराबर में आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होता है, दैट इज के एच। तो P बराबर के एच एक्स, यहाँ पर के एच क्या है, इसको अपन हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियतांक। तो ध्यान रखना, हेनरी नियतांक सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये अलग अलग गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। आपको क्वेश्चन दिया होता है ऐसा जिसमें के दे देता है ये, और एक्स देकर के पी पूछता है, पी देकर के एक्स पूछता है। तो किसी गैस का के, हर गैस का अलग अलग होता है। तो के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, हर गैस के लिए अलग अलग होता है। ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, और भी टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गई हेनरी कांस्टेंट की बात है, और ये हो गया आपका हेनरीज लॉ। ओके, हेनरी लॉ क्या है, सरल शब्दों में बताओ तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सोलवेंट, है ना, सोलवेंट में उसके कितना मोल फ्रैक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, और P बराबर के एच और एक्स, के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये आपका हेनरीज लॉ है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर। अब भाई थोड़ी तगड़ी बात। ओके, वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो वेपर प्रेशर समझते हैं। At a constant temperature, the pressure exerted by the vapor of a liquid in its surface when the liquid and its vapor are equilibrium, it is known as vapor pressure. Okay, देखना क्या है, जैसे आप बात करते हो पानी की, सोलवेंट को लेकर, पानी को लेकर बात करते हैं, तो आपको लगता है कि पानी अगर किसी कंटेनर में आपने लिया तो वो द्रव अवस्था में है, वो लिक्विड फेज में है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके उसको लेकर के ये पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। जब ये गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं तो गैसियस फॉर्म में ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जाते रहते। अब गैसियस फॉर्म से वापस से कुछ मॉलिक्यूल वापस से किस में चले जाते हैं, लिक्विड फेज में आ जाते हैं। तो द्रव जो गैस वाला होता है वो लिक्विड फेज में आता रहता है, और लिक्विड वाला गैस फेज में जाता रहता है। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, उस इक्विलिब्रियम पर आप उसको देखोगे पानी को, तो जो वेपर होगा उस पानी की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डालता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो आइए समझते हैं क्या है। जैसे देखना, ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने ऊपर से बिल्कुल पैक कर दिया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा करके इसको पैक कर दिया, पिस्टन लगा दिया, पैक कर दिया। पिस्टन और ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिक्विड ले लिया। ओके, मैं नहीं बोलता है पानी, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ ना कुछ सॉल्वेंट लिया जो कि प्योर है, ध्यान रखना प्योर फॉर्मूला है ना, प्योर लिया। अब क्या होता है एक्चुअल में कि यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गैसियस फेज में जाते रहते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ मॉलिक्यूल्स किस में चले गए, गैसियस फेज में चले गए, ये गैसियस फेज में आ गए, मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया। तो ये इसकी वेपर बन गई, जो भी मैंने सॉल्वेंट लिया इसकी वेपर बन गई। तो ये तो क्या है, वेपर। वेपर को मैं लिख देता हूँ वेपर, ये वेपर बन गई। और यहाँ पर जो है ना नीचे आप देख रहे हो ये लिक्विड फेज में, ये लिक्विड फेज में, तो ये लिख दिया मैंने लिक्विड, ये लिक्विड फेज में। अब देखना कुछ देर बाद क्या होगा, पहले शुरू में जब मैं इसको कंटेनर को बंद करूंगा तो शुरू में लिक्विड ज़्यादा होगा और वेपर बिल्कुल नहीं होगी, तो लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे वो वेपर बनते रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ये कंटेनर पैक है तो लिक्विड के वेपर के पार्टिकल्स फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो लिक्विड के वेपर के पार्टिकल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मिलकर के वापस किस में चले जाएंगे, लिक्विड फेज में। तो जब लिक्विड और वेपर के बराबर अमाउंट फिक्स हो जाए और एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो पानी होता है, ये जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट इसकी सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर महसूस होता है, इसको एक प्रेशर महसूस होता है। जो प्रेशर इसको इक्विलिब्रियम पर महसूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखना। इसमें शब्द इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम पर होता है। ऐसा किस में होता है, इक्विलिब्रियम पर। ध्यान रखना साम्यावस्था पर ही ऐसा होगा। जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी उस वक्त द्रव की सतह पर वेपर यानी कि उसके वाष्प के द्वारा कितना दाब आरोपित किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वाष्प दाब। हिंदी में इसको कहेंगे वाष्प दाब। ओके, ये वाष्प दाब अगर आप समझ लेते हो तो आगे आने वाला राउल्ट का नियम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहां तक का आप ध्यान से देखना, और कल की क्लास की या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी जहां पर मैं राउल्ट लॉ के बारे में बताऊंगा, राउल्ट नियम के बारे में बताऊंगा, उसके लिए आपको वेपर प्रेशर आना जरूरी है। तो वेपर प्रेशर को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।